नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंडियन नेवी के अंदर ट्रेड्समैन मेट की जॉब निकल चुकी है। यानी कि ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन इंडियन नेवी ऑफिशियल की तरफ से निकाल दिया गया है और ये वैकेंसी जो है 350 प्लस होने वाली है और इतने लोगों को इंडियन नेवी में जॉब मिलने वाली है इस पोस्ट पर ट्रेड्समैन मेट की। और इसके बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर इस पूरे वीडियो में कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम से होगा या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी क्वालिफिकेशन के बेस पर। साथ में हम एज लिमिट की जानेंगे, बेनिफिट की जानेंगे, क्या क्या बेनिफिट है, काम क्या रहेगा, सैलरी की जान लेंगे और क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर होने वाले हैं। सिंपल शब्दों में आप कह लीजिए कि फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ आपके साथ इधर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, इंडियन नेवी जो है उसका काम जो होता है सबको ही पता है। अब इंडियन नेवी मतलब कि जो भारतीय देश है उसमें समुद्रों से रक्षा करना, समुद्र में इंडियन नेवी के लोग होते हैं वो रक्षा करते हैं देश को बचाने की, अलग अलग चीज़ों से कि कोई वॉर वाले कंडीशन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन तरीक़ों से समुद्र के अंदर रह के ये सब करना होता है। एक सिक्योरिटी करनी होती है, जैसे कि बॉर्डर पे आर्मी वाले जो होते हैं लोग वो करते हैं, इस तरीके से होता है। तो चलो, आपको ये तो समझ आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि काम क्या होता है इंडियन नेवी का। अब मैं उसी के अंदर आपको बता रहा हूँ कि पूरा क्या है, एक जॉब है किस चीज़ की, क्या काम है और सारा कुछ, फॉर्म की फीस से लेकर आपका A to Z सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये आपकी इंडियन नेवी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं आखिर क्या है मामला। सबसे पहले देखिए, तो हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड ने रिक्रूटमेंट निकाली है ट्रेड्समैन मेट की और इसमें ओनली एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जाएंगे और रिटन एग्ज़ाम होगा यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट के लिए, जो कि विल बी हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर। ये आपका पोर्ट ब्लेयर के अंदर होगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा, वहीं पे आपका ये एग्ज़ाम होगा। आपके इंडिविजुअल स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लियर करा है। नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एक रिटन एग्जाम्स होगा। अब मैं आपको बता दूँ, इंडियन नेवी ने इन्वाइट करें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहें और ट्रेड्स में इस पोस्ट के लिए, जो कि एक ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है, इंडस्ट्रियल एट वेरियस यूनिट्स ऑफ हेडक्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड। एप्लीकेशन इन अदर फॉर्म, दूसरे किसी फॉर्म में नहीं भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म को। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे नॉर्मली विल हैव टू सर्व इन द यूनिट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। देखिए, अंडमान एंड निकोबार जो आपका है, ये मुझे क्लियर नहीं है कि वो यूनियन टेरिटरी है या फिर एक स्टेट है। तो जो भी है ये, तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर बोला गया है कि वहाँ पर जितने भी यूनिट होंगे इंडियन नेवी के, वहाँ पर आपको जो है सर्व किया जाएगा, मतलब आपको वहाँ पे जो है जॉब दी जाएगी। ये इन नेवल यूनिट्स फॉर्मेशंस एज पर एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी उन इंडियन नेवी को एडमिनिस्ट्रेशन बोला जा रहा है यहाँ पे, उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले सैलरी की। तो सेंट्रल सर्विस है ये और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पे पे बैंड आपका रखा गया है 7th CPC रहेगा। 7th CPC आप सिंपल ये समझ लीजिए कि 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी रहेगी, यानी कि आपके 20 से 25,000 रुपये महीने के कंफर्म रहेंगे। 20,000 तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि मिनिमम 18,000 है, तो 20,000 रुपये महीने के आप मान सकते हैं। अब मैं आपको बताया तो एक इसमें होगा ट्रेड्समैन मैट का पोस्ट रहेगा और दूसरा रहेगा ट्रेड्समैन मैट फॉर NAD डोलीगुंज, ये अलग रहेगा। अब इसमें आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन बता देता हूँ वैकेंसी का कैसे रहेगा। यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूड है, पिछले साल या पिछली कुछ ऐसी वैकेंसी जो रह गई हो वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। अब देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी से जो मेट की वैकेंसी है उसमें 139 पोस्ट रहेंगे खाली, इतने लोगों को मिल जाएगा। UR कैटेगरी से, OBC से 91 और SC से 50 और ST से 25, EWS से
33। तो ये हो गए आपके 133 38 हो गए। और फिर आपका जो डॉलीगुंज से है, जो आपका नेट डॉलीगुंज के लिए है, ये होगा, आप देख लेंगे इसके बारे में क्या है। स्पेशली एक शायद कोई एक जगह है डॉलीगुंज, उसके लिए है। तो आप समझ लीजिए उसमें 24 है और आपकी कैटेगरी वाइज बता दी गई वैकेंसी। दूसरा यहाँ पे ये है, यहाँ पर कोई डिसेबल कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जो कि आपका हार्ड ऑफ हियरिंग वाला है, या फिर VH में आता है, OH में आता है, या किसी डिसेबिलिटी में आता है, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ दी गई है। नोट वाली बात यह है कि 52 इन नंबर्स ITI ट्रेड्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ट्रेड्स इज मेंशनड एट, देखिए यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं जो कि ITI ट्रेड्स वाले हैं उनके लिए बोला गया कि भाई उनकी पैराग्राफ नंबर 19 में सब डिटेल दी हुई है कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा। सुटेबिलिटी बताए तो EWS के लिए कि पर्सन हु आर गवर्नड अंडर डॉप एंड TOM, जो कि आपका ये एक नोटिस आया था, उस नोटिस को आपको देखना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आया था, DOP&T, इसका एक नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी डिटेल चेक करेंगे जो कि रिजर्वेशन बेनिफिट रहेगा EWS के लिए वो किस बेस पर रहेगा। सेम इसी तरीके से डिसेबिलिटी वाले भी अपना देख लेंगे, उनके लिए भी एक अलग से नोटिस का नंबर दिया गया है, नोटिफिकेशन का नंबर, वो 4 जनवरी 2021 के अंदर आया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लेंगे। सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बता दूं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी, HH OH ये सारी जो लिखी हुई है ये सारी कर ली जाएंगी एक्सेप्ट, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये सारी एक्सेप्ट करी जाएंगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है जैसे कि आपको स्टैंडिंग आनी चाहिए, चलना आना चाहिए, और बैठना आना चाहिए, खड़े होना आना चाहिए, ये सब आपकी लिखी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि डिसेबल कैंडिडेट है उसके लिए। ये एब्रीविएशन का मतलब लिख दिया गया है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ये आपकी कैटेगरी वाइज लिखा है। अब रिजर्वेशन में बताए तो कैटेगरी में रिजर्वेशन रहेगा, जिनको भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलता है उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब रही बात एज की, तो एज में बोल दिया गया है कि 18 से 25 साल के बीच की एज यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। ऐसा यूथ, ऐसे लोग, ऐसी जनरेशन के लोग जो 18 से 25 के साल के बीच में, वो लोग अप्लाई कर देंगे फॉर्म में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही कि 10वीं पास मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है, किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और साथ में बोला गया कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपका किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ITI वाले ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रेलिवेंट ट्रेड। रेलिवेंट ट्रेड मतलब होता है जैसे कि ट्रेड्समैन मेट के लिए बोला है यहाँ पे अप्लाई करने को, तो ट्रेड्समैन मेट में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो ट्रेड्समैन मेट के अंदर आपका ITI सर्टिफिकेट हो, ये आप देख लेंगे फॉर्म। अगर आपको ये वाला जॉब चाहिए तो 10th पास प्लस ITI सर्टिफिकेट ट्रेड्समैन मेट में, इतना आपको होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर देंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी बताए तो, जॉब प्रोफाइल बताए तो जो भी रहेगी, वर्किंग इन प्रोडक्शन में वर्क करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप, सबमरीन, जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन और यूनिट, जो भी मतलब आपके वहाँ होगा काम वो करना होगा। साथ में केयरिंग ऑफ फाइल्स की केयरिंग करनी है, एंड अदर पेपर जो भी रहेंगे विद इन द ऑफिस एरिया के अंदर उसको आपको संभाल के रखना है। फोटो कॉपिंग और सेंडिंग रिसीविंग ऑफ फैक्स आपको भेजने रिसीव करना, उसको आपको ध्यान में रखना है। लेटर जो भी रहेंगे उस सब का काम, ठीक है, ये सारे काम रहेंगे। और आपका अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन जो भी रहेगा वो करना पड़ेगा। असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर पे भी आपका अगर ये चीज़ रहती है, कोई भी डिस्पैच करना हुआ ऑफिस वर्क, वो आपको देखना है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारे आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको सिंपल बताया था, ये जो पॉइंट लिखे हैं ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी के अंदर आपको A से लेकर P तक सारे पॉइंट देखने हैं, ये सारे पॉइंट आपके ड्यूटी से रिलेटेड रहेंगे। अगर कोई अदर वर्क असाइन किया जाता है बाय सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से, तो वो भी करना पड़ेगा। ये जितनी भी ड्यूटी की लिस्ट बताई गई ये सिर्फ ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन नेवी में ऐड इन द लिस्ट ड्यूटी, मतलब इंडियन नेवी और भी कुछ ऐड कर सकती है इसमें ड्यूटी ऑर्डिनरली परफॉर्म बाय पर्सोनल एट दिस लेवल।
मतलब कि ये परफॉर्म करनी पर्सोनल, मतलब आप अगर लगते हैं तो आप एक नेवी पर्सोनल कहलाएंगे और आपको ये जॉब सारी करनी पड़ेंगी। और नेवी चाहे तो इंडियन नेवी और भी इसमें ऐड कर सकता है ड्यूटी, ये बोला गया। एज रिलैक्सेशन में बता दूं, जो भी कैंडिडेट आपके SC ST से आते हैं तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि वो 30 ईयर अपनी कंप्लीट होने तक फॉर्म भर सकते हैं इसको। OBC में 3 साल, और बाकी इस तरीके से आप रिजर्वेशन देख लेंगे कैटेगरी वाइज। अब देखिए इसमें क्या बोला है, फॉर्म की एक डेट है, क्लोजिंग डेट। फॉर्म की क्लोजिंग डेट अब मैं क्लियर कर देता हूँ वो क्या रहेगी। फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 25 तो 25 तक आपकी एज चेक करी जाएगी। 25 या 24 को आपकी जो भी ये एज है, चाहे 18+ आप हो गए हैं तो अच्छी बात है। जैसे अभी कोई कैंडिडेट 18+ के नहीं हुए हैं और उस फॉर्म क्लोज होने से पहले हो जाएंगे तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से मैक्सिमम वाली लिमिट भी सेम एज वाली आपको ध्यान में रखनी है, लास्ट डेट फॉर्म की उसके हिसाब से। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे आप बोला गया स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन पहले चेक होगी, आप फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। और उस रिटन टेस्ट में आपको अपीयर होना है, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बेस पर रहेगा। जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके ITI ट्रेड्समैन मेट के हिसाब से, और आपके 10th के लेवल तक की जो है आपकी इसमें हार्डनेस रहेगी। 2 आवर्स का पेपर हो रहा है यहाँ पे, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। जनरल इंग्लिश वाला जो पैटर्न रहेगा आपके वो सिर्फ इंग्लिश के लिए रहेगा, और बाकी सारा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बाकी पार्ट जैसे कि जनरल रीजनिंग रहा, इंटेलिजेंस रहा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहा और अवेयरनेस रहा, ये सारा कुछ आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि वो एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है इस वजह से। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर, और इसमें रेजोल्यूशन ऑफ टाई केस मतलब होता है कि किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं दूसरे कैंडिडेट से जिसने ये सेम एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे में जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। तो ये सारा प्रेफरेंस ऑर्डर आप देख लेंगे। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आपका ये है, जिसमें आपका ऑड वन आउट, लॉजिकल, वेन डायग्राम्स हो सकते हैं। मतलब वेन डायग्राम आपने सेट्स नाम का एक चैप्टर था मैथमेटिक्स में 11th क्लास में, तो वहाँ आपने देखा होगा। तो उसके अंदर तो वेन डायग्राम आएंगे, लॉजिकल वाले आएंगे कि भाई लॉजिक लगाने पड़ सकते हैं ऐसे वाले। उसी के साथ साथ आपका एनालॉजी रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, ड्राइंग इनफेरेंस रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग ये सब रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको बता दूं एंटोनिम सिनोनिम्स रहेगा, यानी कि अपोजिट, यानी कि पर्यायवाची हिंदी में बोले तो, और अपोजिट यानी विलोम शब्द रहता है आपका, हिंदी में बता रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी ये सब आपका रहेगा। नेक्स्ट आपको बताऊँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका होगा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिस्टेंस और PRT इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री ये सब आपका आएगा। और अवेयरनेस में बात करूँ जनरल अवेयरनेस में, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, जनरल पॉलिसी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी गई वो सारी जो करी जाएंगी, और साइंटिफिक रिसर्च ये सारा कुछ होगा। डेट ऑफ एग्जाम, अभी देखिए एग्जाम की एग्जैक्ट डेट नहीं है, टाइम वेन्यू अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे इंडियन नेवी की तरफ से। वो आपको आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, और इंक्लूडिंग आपके एडमिट कार्ड पे भी ये सब मिलेगा कि किस डेट और किस टाइम पे और कहाँ आपको एग्जाम देने जाना है। मेनली तो पोर्ट ब्लेयर में बोला गया है, और पोर्ट ब्लेयर में कहाँ पे, तो वो मैं आपको अभी इसमें थोड़ा आगे क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट बोला है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, मेरिट पोजीशन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए जो भी रिटर्न एग्जाम के सिलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, एंड अदर रिक्वायरमेंट एज जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी वो सब आपको फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपका एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड रहे,
वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे आपका आईडी हो गया, फोटो हो गया, और साथ में आपका अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में अपलोड करे वो होंगे, एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन की जो है रिसिप्ट रहेगी, एक प्रिंट रहेगा वो, और बाकी सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता दूं, ये पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है एग्जाम, और साथ में यहाँ पे ये बोला गया है कि नो अदर सेंटर विल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट। तो ये आप देख लेना कि मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा कहीं नहीं होगा, और आप जो सेंटर चुनेंगे पोर्ट ब्लेयर के अंदर वही आपका फाइनल रहेगा, और चेंज आप नहीं कर सकते हैं। फॉर्म की डेट अभी देखिए, फॉर्म ओपन नहीं हुए, फॉर्म ओपन के लिए बोल दिया गया है कि 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, यानी पूरा 1 मंथ का समय यहाँ पे दे दिया गया है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बता दूं, किसी भी जगह पे किसी भी हेडक्वार्टर में अंडमान एंड निकोबार के कमांड के आपको भेजा जा सकता है। इंडियन नेवी के आपके अंडमान एंड निकोबार के अंदर जितने भी आपके वो हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वहाँ आपको सर्व किया जा सकता है। पोस्टिंग एट स्टेशन अदर देन पोर्ट ब्लेयर और यूनिट्स, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये चीज़ देख लेना कि आपको यहाँ पे कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताया तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म के लिए बोला गया है गाइडलाइन से, सबसे पहले तो इंडियन नेवी के वेबसाइट पे आके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर इतना कर लेते हैं, मतलब आप अगर अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के, अपने पर्सनल डिटेल्स को डाल के, जेंडर और फादर नेम और ये सारी चीज़ें डाल के, एज और ये सब, उसके बाद आप फॉर्म भरने को जाएंगे, और फॉर्म भरते समय आप ये सब डालेंगे अपनी जो है, क्या क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फोटो अपलोड कर देंगे, साइन अपलोड कर देंगे, जो भी साइज़ यहाँ दिया हुआ है उस साइज़ में अपलोड कर देंगे। साइज़ आप देख सकते हैं, साइज़ लिखा हुआ है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे। अब ये कोई डिसेबल कैंडिडेट होगा और वो अगर चाहेगा कि किसी स्क्राइब को यूज़ करे, किसी सेकंड पर्सन को यूज़ करे वो अपना एग्ज़ाम कराने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आपको जाना है और अच्छे से इसको चेक करना है। तो इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ये 14 वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, दोबारा इसको गौर कर लेंगे, इसको अच्छे से आप इसको चेक कर लेना। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कैंडिडेट अगर रिपोर्ट करता है लेट एग्जाम देते समय, तो हो सकता है कि वो एग्जाम ना दे पाए, ये आपको बोला गया है। मैं आपको दोबारा बताया था, जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर था और 100 ही क्वेश्चन है। ये बात यहाँ पे मेरे को मिली है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि ईच क्वेश्चन हैव सिंगल मार्क्स, मतलब कि हर क्वेश्चन जो रहेगा वो एक एक नंबर का ही होगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको ले जाना है, मतलब कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब एक ऐसी आईडी जिसपे आपकी फोटो भी हो। अब वो क्या क्या हो सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी एक चीज़ बोली है, ये नहीं है कि आप सभी ले जाएं, कोई भी एक चीज़। अब राशन कार्ड आपका आईडी प्रूफ के तौर पे नहीं लिया जाएगा, ये बोला गया है इसको, और कोई लर्निंग लाइसेंस भी ना ले जाएगा आईडी प्रूफ के तौर पे, ये भी आपको यहाँ क्लियर करा है। एक्शन कैंडिडेट के अगेन क्या क्या हो सकते हैं अगर वो एग्ज़ाम सही से नहीं होने देता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम के सेंटर को बीच में छोड़ गया बिना एग्ज़ाम के कंप्लीट हुए, तो भी बहुत सारे एक्शन है। और ये एक्शन कोई ऐसे ज़्यादा कोई टॉप लेवल नहीं है, लेकिन ऐसे हैं कि डिपार्टमेंट पीरियड रहता है, आप दूसरे उतने समय तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे हो सकता है, या फिर आप कहीं ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जॉब के लिए, बहुत सारे कारण होते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर था आपका डिस्क्लेमर के कुछ पॉइंट है, कोविड-19 से रिलेटेड है। अभी जैसे उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहे कोई कुछ कह नहीं सकता, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। अब यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स टू एलिजिबल
एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब देखिए ITI ट्रेड्स कौन कौन से होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने जो भी सर्टिफिकेट लिए, तो ऐसे कौन कौन से लोग होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट्स के लिए आपका देखेंगे तो यहाँ पे जो भी ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने भी कारपेंटर का ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ है कारपेंटर के तौर पे, और उन्होंने दो सेमेस्टर का किया हो, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर का आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया हो, जिसको हम ITI बोलते हैं, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट वाला भी जो आपका 1 साल का है सर्टिफिकेट वाला कोर्स, वो भी एलिजिबल रहेगा। अब रहा बात आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला, वो भी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन DST, और फिर फिटर और फाउंड्री मैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, और आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो यही लोग। साथ में आप ड्यूरेशन जरूर चेक कर लेना आपके सर्टिफिकेट की, ये वाली ड्यूरेशन ही होनी चाहिए, और तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारे जितने भी ट्रेड्स दिए हुए हैं तो ये सारे हैं। तो आपको अगर दिखाऊं मैं क्लियर करने के लिए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे यू और इस तरीके से जेड तक, यानी कि 26 तो ये हो गए, और ये दोबारा रिपीट में ए आया है, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो फिर 26, यानी कि ये हो गए आपके 52 और 56 ऐसे ट्रेड हैं जिनको अलाउ किया गया है उन इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। एक ऐसे ITI ट्रेड जो कि 56 है ऐसे, उनको यहाँ पे बोल दिया गया है। तो देखिए यही था, सिंपल है। यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया है, पैटर्न भी बता दिया है, सैलरी भी बता दी है, एज भी बता दी है, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज़ क्लियर हो गई जॉब से रिलेटेड। रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म अभी तो भरे जा नहीं रहे हैं, जैसे ही फॉर्म चालू होंगे उसके ऊपर वीडियो जो है फॉर्म फिलअप की हो जाएगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो। मेनली यही था, पूरा जॉब से क्लियर करना था, तो वो क्लियर हो गया, आपको बता दिया है। और मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।